Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start our next chapter, that is chapter number 10. अब हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं बेटा, जो है चैप्टर नंबर 10, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, मैं बैंक के बारे में आपको जानकारी बता दूं कि बैंक में तो बहुत सारे आप सब लोग गए हैं, बैंक में कैसे प्रोसीजर चलती है और इसमें किस तरह से अकाउंट ओपन किया जाता है, या फिर एंट्री करने के लिए आप लोग मम्मी के साथ पापा के साथ ज़रूर गए होंगे। तो आपको बैंक तो पता ही है कि बैंक में बहुत सारे लोग पैसे डालने के लिए आते हैं, कोई कोई पैसे निकालने के लिए आते हैं। और एक पैसे निकालने और डालने के लिए हमको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। और बैंक में अगर हमारा अकाउंट ना हो तो बैंक वाला बाहर से हम लोग को भगा देगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा खुद का भी अकाउंट हमने ओपन कर लिया है, अपने स्टूडेंट्स का भी अकाउंट बैंक में ओपन किया गया है। और बैंक का अकाउंट ओपन होने की वजह से आपको स्कॉलरशिप वाली फैसिलिटी भी ज़रूर मिलती है कि नहीं। तो हम सबका एक बैंक का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, हमारे मम्मी या पापा का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अकाउंट्स के बारे में जानकारी बताई गई है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे पहला है करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग, तीसरा रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट है, और चौथा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। ये सब अकाउंट्स मैं आपको अभी समझा के देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे पहले करंट अकाउंट आपको बताया गया बेटा, तो करंट अकाउंट जो होता है वो ज़्यादातर ट्रेडर्स और डीलिंग जो डेली बेसिस पे जिनका बिजनेस है उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है एक अकाउंट है, कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों को, अकाउंट होल्डर को मनी डिपॉजिट और विड्रॉ करने की बार बार ज़रूरत पड़ सकती है। और ये अकाउंट जो होता है वो आपको सब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा। जैसे इसमें चेक बुक होता है, डिमांड पर इनसे मांगा जाता है, और वो चेक बुक भरने के बाद आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है ना। ब्याज पर ब्याज मिलता है ना, ज़्यादा ब्याज मिलता है, इसीलिए तो हम लोग अपने जो पैसे हैं वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा करंट अकाउंट वालों को, बिजनेसमैन को ज़्यादा होने के लिए उनको ये फैसिलिटी बताई गई है बेटा, करंट अकाउंट की, है ना। अब हम लोग चलते हैं सेविंग अकाउंट की तरफ। तो सेविंग अकाउंट जो है वो हम जैसे मतलब ज़्यादातर अकाउंट्स हम लोग सेविंग अकाउंट में ओपन करते हैं, जिनका रेगुलर बेसिस पे कोई मतलब डिपॉजिट या विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक दो बार ही हम लोग पैसे डालते हैं और एक दो बार ही पैसे निकालते हैं, इसलिए उनका जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट का, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देकर बैंक हमारे पैसे को जमा रखती है ना। तो ये जो फैसिलिटीज़ होती है बेटा, वो सब आपको सेविंग अकाउंट में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन वालों का होता है। थर्ड इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जैसे हस्बैंड और वाइफ इन दोनों का जॉइंट अकाउंट देखने के लिए मिलता है, या फिर वाइफ और गार्डियन की जगह पे भी ये दो तरह का डिपॉजिट अकाउंट होता है बेटा। इसमें क्या होता है कि एक अकाउंट होल्डर है, वो एक अमाउंट डिसाइड कर सकता है, डिपॉजिट एवरी मंथ इन द अकाउंट, मतलब एक अमाउंट वो हर महीने में डिपॉजिट करेगा, ठीक है। उस हिसाब से बैंक जो होती है उनको उस अमाउंट को डिपॉजिट करने पर एक अलग इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और इसकी कंपलसरी सेविंग होने की वजह से बैंक को भी इसका प्रॉफिट होता है। इस तरह के अकाउंट को रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। और तीसरा है बेटा फिक्स डिपॉजिट। अब ये अकाउंट नहीं है, ये फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके भैया भाभी या फिर आपके घर के माता पिता फिक्स एफडी करा लेते हैं कभी कभी पैसों की। इससे क्या मतलब होता है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बैज जो बैंक का सेविंग अकाउंट वालों को कम देती है, उससे ज़्यादा आपको एफडी पर बैज मिलता है। और एफडी निकालने का ये फ़ायदा है बेटा कि एक बार आपने पैसे भर लिए तो उसके ऊपर आपको ऐसी कभी कभी बैंक में ऐसी प्राइवेट बैंक में ऐसी फैसिलिटीज़ भी है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको उतने ही पैसे डबल होकर आपको मिलेंगे, है ना। तो एफडी इसीलिए लोग निकालते हैं कि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, या फिर उसको कभी निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो हमें फ़ायदेमंद साबित हो। एफडी एक सर्टेन अमाउंट होता है, एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में डाला जाता है बेटा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए भी आप एफडी करा सकते हैं।
और ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको मिलता है रादर देन अ सेविंग अकाउंट। इसके बाद आपको एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कि जिसका यूज़ हम लोग कभी भी कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस तरह से होते हैं कि जिनको कैरी करने के बाद विदाउट कैश भी आप उसके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बेटा। विदाउट कैश मतलब मान लीजिए कि आपके पास अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, फिर भी एटीएम कार्ड पर जाने के बाद अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो आप विदाउट कैश, विदाउट यूजिंग कैश आपको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंक आपको वो ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करेगी, आपको जितने पैसे लगेंगे वो दे देंगी, भले ही आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस हो फिर भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो एन अकाउंट होल्डर कैन गेट सच अ कार्ड ऑन रिक्वेस्ट टू द बैंक। तो ये जो कार्ड होते हैं वो आपको बैंक को रिक्वेस्ट करने के बाद मिलते हैं, और बैंक भी आपका मनी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम देखती है। अगर वो बेटरली प्रोवाइडर, आपको जो सप्लायर है, मनी सप्लायर या आपका अर्निंग सोर्स है वो अच्छा हो, बेटर हो, तो ही आपको ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगले पेज की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको लेट डिस्कस में पेज नंबर 70 पे सबसे ऊपर में आपको बताया गया है कि हैव यू सीन अ बैंक पासबुक। आपने कोई बैंक का पासबुक देखा है क्या? आपके मम्मी और पापा के पास का कोई भी बैंक का अकाउंट हो तो उसमें बैंक पासबुक होता है बेटा। तो उसमें आपने कभी एंट्रीज देखी है क्या? ऑब्जर्व द एंट्रीज इन द पेज ऑफ द पासबुक शोन बिलो। तो आपको वो एंट्री समझ में आई है क्या अभी तक? कभी आपने देखी होगी तो ये मैं एंट्रीज आपको समझा के बताना चाहता हूँ। तारीख थी 2/2/2016। पर्टिकुलर्स यानी कि आपके, मान लीजिए कि ये आपके पिताजी का बैंक अकाउंट है, और उस बैंक अकाउंट में 2016 में उन्होंने कैश रकम जमा की थी, कैश डिपॉजिट की थी, ठीक है बेटा। वो कितने डिपॉजिट की थी? 1500 डिपॉजिट की थी। और उसके पहले उनके पास कुछ 5500 रुपये रहे होंगे। तो ये 5500 और 1500 यानी कि उनका बैलेंस हुआ बेटा 7000 टोटल। अभी बैलेंस 2016 को डिपॉजिट करने के बाद 7000 रुपये बैलेंस उनके बैंक अकाउंट में था। उसके बाद 6 दिन बाद 8 तारीख को उन्होंने और एक चेक दिया, चेक द्वारा पैसे जमा किए। अब चेक का नंबर भी होता है बेटा, नीचे में आपने देखा होगा 6 डिजिट का चेक का नंबर होता है। उनसे उन्होंने कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की, और तो 7000 के बाद और 5000 उन्होंने डिपॉजिट किए, तो टोटल उनकी बनी 12000 रुपये। ओके, अब ये 12000 रुपये होने के बाद उनको अचानक से 12 तारीख को, मतलब 4 दिन बाद, उसी महीने में, फरवरी महीने में 2016 को, एक चेक की ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने दूसरा एक चेक दिया जिसका 6 डिजिट का दूसरा एक नंबर था बेटा। उन्होंने 3000 रुपये विड्रॉ किए, सेल्फ मतलब किसी और के नाम से वो विड्रॉ किए। तो 12000 पहले जमा थे, उसमें से 3000 निकाले गए, तो कितने बचेंगे? 9000 रुपये उनके अकाउंट में बचे। अब ये 9000 रुपये बचने के बाद दोबारा 3 दिन बाद 15 तारीख को दोबारा उनको खुद को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो सेल्फ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किए बेटा, ठीक है। मतलब जो चेक द्वारा उन्होंने अब विड्रॉ नहीं किया, अभी लाइन में लगना पड़ता, फिर वो लाल स्लिप भरनी पड़ती है पैसे निकालने वाली, है ना, पता होगा आपको। तो वो भरी और 1500 रुपये उन्होंने क्या किए? निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो तब उनका बैलेंस क्या हुआ? फिर 9000 में से और 1500 चले गए, कितना बैलेंस हुआ? 7500, ठीक है। अब 26 तारीख को अब उनका ट्रांजैक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया बेटा, 7500 उनके अकाउंट में था बैलेंस। लेकिन 26 तारीख को आपको आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर मोबाइल था, जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ अटैच था मोबाइल नंबर, उस अकाउंट की जानकारी एसएमएस द्वारा आपके मोबाइल पर बताई गई। उसके ऊपर आपके अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट बैंक में जमा किया हुआ था, मतलब 7500 के ऊपर अपने आप खुद बैंक ने 135 रुपये दिए, ठीक है। तो 135 और 7500 को मिला के कितने पैसे हुए आपके पास? अभी 7635 रुपये आपको यहाँ पर मिले। अब ये 135 रुपये क्या थे? तो ये था बेटा बैंक द्वारा दिया गया इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए यही पैसे अगर हम लोग ने घर में रखे हुए होते तो वो जितने के उतने ही होते, परंतु बैंक में रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर ब्याज हमें मिलता है, वो जितना भी हो उससे हमारी जो
अमाउंट है वो अपने आप बढ़ती है बेटा, ठीक है, ना कि घर में रखने से वो बढ़ेगी। और घर में रखने से एक दूसरा एक उसका नुकसान ये भी होता है कि चोरी चकोरी हो सकती है, तो उससे हमारे पैसे भी जा सकते हैं। और बैंक में ये क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। तो इसमें कुछ 3 पॉइंट्स आपको दिए गए, ये 3 पॉइंट्स हम लोग ऊपर दिए गए टेबल के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो ऑन 2/2/2016, मतलब 2 तारीख को फरवरी महीने में 2016 को, द अमाउंट डिपॉजिटेड वाज, कितनी अमाउंट 2016 को डिपॉजिट की गई थी बेटा, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1500 रुपये डिपॉजिट किए थे। एंड बैलेंस कितना हुआ था 1500 डिपॉजिट करने के बाद, हम उनका बैलेंस हुआ, आपके भाई आपके पिताजी का बैलेंस हुआ बेटा 7000 रुपये। अब 12/2/2016 को देखिए, ये 12/2/2016 को, मतलब ये पहला और तीसरे पॉइंट के ऊपर प्रश्न था। रुपीज वेयर विड्रॉन, 12 को कितने पैसे विड्रॉ किए गए बेटा, यहाँ पे आपको लिखना है 3000 रुपये विड्रॉ किए गए, मतलब निकाले गए बाय चेक नंबर 243965। द बैलेंस वॉज, अब 3000 निकालने के बाद आपका बैलेंस कितना था, यहाँ पे आपको लिखना है 9000 रुपीज था। और अब ऑन 26 फरवरी 2016 द बैंक पेड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, मतलब 26/2/2016 को बैंक ने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट पे किया बेटा, 135 रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक ने खुद पे किया। तो इस तरह से आपकी टोटल क्या हुई फिर 7635, है ना, कितने फायदे वाली बात। तो हमेशा पासबुक इज इशूड फॉर अ सेविंग बैंक एंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिटेड विदड्रॉन एंड बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन इट विद देयर डेट। तो जब भी हम लोग कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं, विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हर एक ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करती है और उसके समय के साथ नोट डाउन करती है, ताकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी आप कभी बैंक में गए तो उसकी एंट्री आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। लेकिन 10 साल तक नहीं एंट्री रहती, तो आपको उसकी एक लिमिट दी गई होती है, ओके बेटा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं, ये एग्जांपल्स आपको देखने हैं। यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिया गया है, ये फार्मूला अगले वीडियो में आपको मैं पूछूंगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होता है। मतलब जैसे आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा अमाउंट था, मूल, तो जो मूल रकम होती है 7500, ये हमारी एक अमाउंट है बेटा, प्रिंसिपल जिसको हम लोग कहेंगे, उसके ऊपर 135 ब्याज मिलाकर टोटल अमाउंट कितनी होती है 7635। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। प्रिंसिपल 7500 प्लस इंटरेस्ट 135, यानी कि 7635 यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट मिलती है। तो इसके आधार पर कुछ और प्रॉब्लम भी यहाँ पर दिए गए बेटा, और इन प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना। अभी प्रैक्टिस सेट 40 जो है वो अब हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे, परंतु उसके पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला आपको यहाँ पे बताया गया बेटा, जिसको हम लोग यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट या टोटल इंटरेस्ट का फार्मूला है P गुना R गुना T बटे 100, PRT अपॉन 100, ठीक है। ये P क्या है, प्रिंसिपल है, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T यानी कि टाइम पीरियड होता है बेटा, ठीक है। ये तीनों गणित प्रॉब्लम में आपको दिए गए होंगे, उसको डिवाइड, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग 100 से डिवाइड करें तो आपको उसका उस अमाउंट का टोटल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आसानी से मिल सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम टोटल इंटरेस्ट का दिया गया है, प्रिंसिपल P यानी प्रिंसिपल, T यानी टाइम इन ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R। तो इसके आधार पर जो प्रॉब्लम दिया गया है टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला, जो आपको देखना है, इसके ऊपर आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और ये सभी प्रॉब्लम्स हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे प्रैक्टिस सेट 40 में, ओके। तब तक अपना ख्याल रखिए बेटा। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।